नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी को इसमें। दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 20 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है वो भी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम सभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर लीजिएगा आप सभी। लाइक करने में कहीं कोई कमी नहीं करना है। इससे पहले बहुत सारा सेशन हुआ है, प्लेलिस्ट हम बना दिए जाके आप सभी एक एक करके सारा देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जनमत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारत में जो लोकतंत्र है ये जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है और जनता के लिए ही सरकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और भारत के लोकतंत्र में समानता स्वतंत्रता की भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। प्लस में अगर लोकतंत्र का जनक की बात किया जाए तो वो किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है लोकतंत्र का जनक। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतंत्र में चुनाव जो होता है वो पारदर्शी होता है। ये एक फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इतना प्रश्न याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। दुर्गावती जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए दुर्गावती जलाशय जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, ये परियोजना जो है सिंचाई और जल संरक्षण के लिए बनाया गया है और कैमूर जिले में कुदरा, याद रखिएगा आप सभी, कुदरा नदी से जुड़ी हुई है आपका दुर्गावती जलाशय परियोजना, याद रखेंगे आप सभी। बिहार में अन्य परियोजना कौन कौन सा है, बिहार में और अन्य परियोजना याद रखिएगा जैसे कि इंद्रपुरी परियोजना, इंद्रपुरी परियोजना हो जाएगा या इंद्रपुरी जलाशय हो जाएगा जो रोहतास में है। इसके अलावा एक याद रखिएगा गंडक परियोजना के बारे में जो पूछा जा सकता है, गंडक परियोजना। इसके अलावा एक कोसी परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। ये कहाँ है, बिहार में स्थित है। अगला है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये आपको नहीं दिया गया, याद रखिएगा। ये किसी भी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, अवैध होता है। जबकि आप संविधान के केंद्रीय मूल का विरोध कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा आप सभी, संविधानिक कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार जो है कि आलोचना आप कर सकते हैं बट आपको शांतिपूर्वक करना होगा, ये नागरिकों का अधिकार है। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी है और यहीं पर आपका बीएससी का मुख्यालय है, याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा एनएससी का भी है और आरबीआई का भी मुख्यालय आपका कहाँ पे है, याद रखिएगा मुंबई में है। इसके अलावा आपसे याद रखिएगा कि 50% विदेशी व्यापार जो होता है ना वो आपका कहाँ होता है, मुंबई में होता है। और बॉलीवुड का जो आपका हिंदी फिल्म नगरी है वो आपका बॉलीवुड को ही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बेंगलुरु के बारे में समझिएगा, इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को याद रखिएगा आईटी सेक्टर की राजधानी कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी। दिल्ली को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,848 मीटर जो है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए कि नेपाल को भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, चीन में इसे क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो याद रखिएगा आप सभी, इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, चोमोलुंगमा कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। और सबसे पहले अगर बात किया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने किया था, एक था आपका एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड का था और एक था तेंजिंग नोर्गे नेपाल का। 1953 में पहली बार जो कि चढ़ाई यहाँ पर किया था माउंट एवरेस्ट पर। किसने किसने, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का रहने वाला और तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल का रहने वाला था, दोनों ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक से नहीं है।
राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है, इसका उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। याद रखिएगा कहाँ से होता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। सोन नदी हो गया, नर्मदा हो गया और जोहिला नदी हो गया, ये तीनों नदी का उद्गम जो होता है वह अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। नर्मदा का मुहाना कहाँ पे है, अरब खाड़ी, याद रखेंगे आप सभी। और सोन नदी का मुहाना गंगा, जो कि आपका बिहार में जाके सोन नदी मिलती हैं। बात समझ गए आप सभी। और जोहिला जो है ये आपका सोन नदी का क्या है, तो ये आपका सहायक नदी है। अगला है जेमोरिन कहाँ का राजा था, तो जेमोरिन कालीकट का राजा था। याद रखिएगा आप सभी, जेमोरिन कालीकट का या कह सकते कोझिकोड का लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में ये जो है कि वहाँ का एकदम कह सकते मजबूत शासक था। और 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा जो है ये जेमोरिन के पास ही आया था। और कह सकते हैं कि इसके साम्राज्य में मसालों का व्यापार सबसे अधिक होता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो देखिए सिंगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। याद रखिएगा आप सभी। झारखंड कोयला भंडारण में पहले स्थान पे आता है, बट उत्पादन में तीसरे स्थान पे। उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, उड़ीसा राज्य करता है। याद रखेंगे आप सभी। उड़ीसा का सबसे प्रमुख आप सभी कोयला खदान क्षेत्र देखिएगा तो वो तालचेर हो जाएगा, या तालचेर इसको कहते हैं। और झारखंड में झरिया और कर्णपुरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1914 से लेके 18 तक चलता है, 4 वर्ष तक। ये डेट को याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समाप्त हो जाता है। मुख्य कारण क्या था, तो जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो सेराजेवो का रहने वाला था गेवरिलो प्रिंसेप। ध्यान दीजिएगा, गेवरिलो प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था। और यहीं से जो है कि युद्ध आपका प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा ये आप सभी युद्ध जो होता है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। और इसी को प्रथम युद्ध कहा गया था विश्व युद्ध का। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप सभी मजदूर संघ अधिनियम को याद रखिएगा, ये आपका 1926 में पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम जो पारित हुआ ये आपका 1926 में हुआ था। 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले ये पता ना चाहिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात। याद रखिएगा गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और दूसरा आंध्र प्रदेश है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और जो मूंगफली होता है प्रोटीन और तेल की मात्रा इसमें अधिक होती है मूंगफली में। अगला है मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं। तो देखिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट भी होता है, ड्राइवरी लाइसेंस भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, ये सभी होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 18 ऐसे पहचान पत्र जो है जो आपको वैधता देता है आइडेंटिटी बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना सबसे पहले समझिए किसकी स्थापना कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति, याद रखिएगा वैश्विक शांति के लिए स्थापित किया गया था। अब वुड्रो विल्सन इससे संबंधित हैं। याद रखिएगा अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 382 है। याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कितना है 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी 1265 व्यक्ति। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है।
देखिए सार्क का मुख्यालय जानने से पहले ये समझिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और इसमें कुल 8 देश शामिल है। कौन कौन सा है, तो पहला इंडिया हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद नेपाल याद रखिएगा, उसके बाद भूटान याद रखिएगा, उसके बाद बांग्लादेश याद रखिएगा, उसके बाद श्रीलंका याद रखिएगा, उसके बाद मालदीव याद रखिएगा और उसके बाद अफगानिस्तान याद रखिएगा। कुल 8 कौन कौन बताएं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संविधान संशोधन के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया और हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा था, बता सकते हैं ये कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता पर जो है कि समर्थन करता था। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है, तो देखिए भारत में सबसे ऊंचा सड़क लद्दाख में मिलती है, याद रखिएगा आप सभी। दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग अगर सड़क की बात किया जाए तो वह आपका उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 5882 मीटर है, याद रखिएगा। फीट में बात किया जाए तो 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है। और इससे पहले जो सबसे पहले ऊंचा था वो खुरदुंगला था, याद रखिएगा आप सभी। क्या था, खुरदुंगला था, जो इसकी ऊंचाई 5359 मीटर था। और अभी कौन सा सड़क सबसे ऊंचा हो गया है, उमलिंग ला हो गया है, याद रखिएगा। उमलिंग ला पास या दर्रा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि साधारण विधेयक के कानून बनने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना होता है, तो साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पहला चरण में विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। पहला चरण में क्या होगा, विधेयक को सदन में पेश करेगा। दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में यह चर्चा होगा, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक संशोधन किया जाएगा। तीसरा चरण में क्या होगा, तीसरा चरण में अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा, राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा और फिर विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। राज्यसभा में पारित होगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा में राष्ट्रपति पर सिग्नेचर होगा और उसके बाद लागू हो जाएगा विधेयक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा में विधेयक जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों राज्यसभा लोकसभा पास कर देगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगला है कि छत पर वर्षा जल संचयन पूर्ण निर्भरण की एक तकनीकी है, तो ये किस प्रकार की तकनीकी है, तो ये वर्षा जल या कह सकते हैं भूजल की एक तकनीकी है। वर्षा जल ये भूजल की तकनीकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में तमिलनाडु राज्य जो है जिसने सबसे पहला वर्षा जल संचयन करना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। ये तकनीकी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट को कम करने के लिए किया जाता है, भूजल वाला, याद रखिएगा। जो वर्षा जल को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। हिटलर किसका प्रवर्तक था, हिटलर किसका प्रवर्तक था, तो नाजीवाद का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जर्मनी के एडॉल्फ हिटलर प्राचीन एवं कट्टर राष्ट्रवादी था और हिटलर जो है ना ये एकदम कट्टर राष्ट्रवादी था। हिटलर ने 1933 से लेकर 45 तक तानाशाही किया था, 33 से लेकर 45 तक। 1945 में फिर अपने आप को इसने गोली मार लिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए घड़ी की स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे कि बांधा हुआ पानी है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा है। कह सकते हैं कि खींचा हुआ धनुष जो होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे धनुष खींच के हम छोड़ दिए तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा आप सभी। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज होता है। अगला है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, तो इसमें जो तरंग होता है वो अवरक्त तरंग, याद रखिएगा आप सभी। अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। टीवी रिमोट वाला जो होता है इसमें अवरक्त तरंग होता है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो यहाँ प्रतिहिम की बात किया गया है तो मेथिल एल्कोहल और H2O का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा आप सभी।
अगला है हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग होता है? तो देखिए हाइड्रोलिक प्रेस की अगर बात किया जाए तो ये पास्कल के नियम पर उपयोग होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से MLT-2 किसके आयाम है, यानी कि आयाम के बारे में पूछा गया बीमा, तो ये बल का हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो देखिए क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होगा? ये मुक्त ऊर्जा में कमी के कारण जो है कि सहज परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? तांबा जो है ये गैर चुंबकीय पदार्थ है, जबकि लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? तो ये गति जड़त्व के कारण होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि अचानक अगर गाड़ी रुका तो आगे की ओर झुक जाइएगा, अगर भाई अचानक अगर गाड़ी चल गया तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये गति जड़त्व के कारण ऐसा हमको लगता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि K4 NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें इसका शून्य होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? शून्य होता है। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। लोहे में जंग लगना क्या है? देखिए लोहे में जंग लगना एक आपका विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा आप सभी। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण क्या है? मोम का पिघलना भौतिकी परिवर्तन है। उसी प्रकार से कहते हैं कि पानी का उबलना या पानी का वाष्प में बदलना, ये क्या है? भौतिकी परिवर्तन है। बर्फ जमना भौतिकी परिवर्तन है। अगला है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? सिंपल भाषा में समझिए कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसको एक बार उपयोग कर लें तो दोहरा को उसको उस रूप में नहीं बना सकते। जैसे कागज को जला दिए हैं तो कागज को हम जला के फिर से उसको नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कागज था उसको हम जला दिए, ठीक है, तो उसको पुनः कागज हम नहीं बना सकते हैं। जबकि भौतिकी परिवर्तन में क्या होता है कि अगर पानी है उसको बर्फ जमा दिए हैं तो फिर से उसको पिघला के हम पानी बना सकते हैं। बात समझिए। अगर मोम को हम पिघलाए हुए हैं तो फिर से उसको मोम का आकार दे सकते हैं। बात समझ गए? तो वो भौतिकी परिवर्तन होता है। तो रेडियो धार्मिक तत्व की बात किया जाए तो ये कौन उत्सर्जित करता है? तो आपका अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो देखिए क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर जो कहा जाता है, इसका कारण है कि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। सल्फर का अंश जो कम होता है इसी कारण से क्रूड ऑयल कभी कभी मधुर होता है। अगला है सिलिकॉन क्या है? राइट आंसर होगा सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किस नियंत्रण से होता है? तो देखिए आणविक कक्षा का अभिन्यास जो नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मिथाइल लेड स्प्रिड एक मिश्रण है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पर पौधे में कौन सा अणु होता है? आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत संवेदी पदार्थों की झिल्लियों में क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है शीत संवेदी पदार्थों की झिल्लियों में। तो डी राइट आंसर होगा। अगला है कि करक्यूमिक जो है ये किससे पृथक किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा हल्दी से, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को हम सभी किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर होगा समन के नाम से जानते हैं इसे। अगला है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है?
राइट आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन के कारण जो है कि पौधे मुरझाने लगते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला है झुककर मैंने पूछ लिया खाग या मानो झटपट, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अलंकार का वेटेज अच्छा खासा है, तो यहाँ से प्रश्न बनने का प्रबल संभावना है। और जितने प्रश्न अभी बता रहे सारे इंपॉर्टेंट है अलंकार का। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या बताएं कि इसमें आपको मानो हो गया, जानो हो गया, जानो हो गया, जनहु शब्द देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मानो शब्द के यहाँ पे है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चरल कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो चरल कमल बंदो हरिराय में रूपक अलंकार है। यहाँ पर देखिएगा तो चरण जो है वो बिल्कुल कमल के सम्मान में बताया जा रहा है, यानी कि समान बताया जा रहा है। आपको क्या बताएं कि कोई भी चीज को किसी रूप में बताया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन, 2 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं? हरिगीतिका के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? हरिगीतिका कहते हैं। वर्ण और मात्रा में क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। तो वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? तो आपका वर्ण स्वर अक्षर और मात्रा स्वर का है, और वर्ण स्वर का और मात्रा भी स्वर का है। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा, बस यह अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, एक काव्य गुण दिया हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें प्रसाद काव्य गुण है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कि एक काकतर बच्चों को खिलाओ, ये गलत है। एक काक बच्चों को खिलाओ यहाँ पर सही होता है, बाकी बात ये सभी सही है। आपका ऑप्शन में बी वाला गलत है। अगला है किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थों का बोध होता है? मान लीजिए कि एक शब्द है उसका अनेक अनेक अर्थ है, जैसे कि कनक का नाम लेते हैं तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, तो ये यमक अलंकार में होता है। एक ही शब्द है उसका अर्थ अलग अलग है। अगला है कि जब से है आंख लगी ना तब से है आंख लगी में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें विरोध प्रकट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए शुद्ध वाक्य ऑप्शन में से हो जाएगा कि इस शिकार में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए, ये आपका शुद्ध है। बाकी बात ये सभी आपका अशुद्ध वाक्य है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए आप सभी। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? प धन इत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का होता है नि धन रब होता है, जिसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई का नहीं होगा, छोटी ई का होता है। बात समझ गए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है बड़ी ई, ध्यान देंगे आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल हम आपको 51 प्रश्न कंप्लीट